हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से एक बार आ गया हूँ आपके सामने एक नया सा अच्छा सा बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक लेकर, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये जेडब्ल्यू और नीट में भी बहुत बार आ चुका है और बोर्ड में भी। जेडब्ल्यू नीट में जितना इम्पोर्टेंस है उसका इतना ही इम्पोर्टेंस उसका बोर्ड में भी है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में TIR ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है? वो आपने डायमंड देखा है? डायमंड वो स्पार्क करता है, बहुत स्पार्कलिंग करता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, वो कैसे यूज़ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं और भी बोल दूँ, देखो ये जो मैंने स्टार ड्रॉ की है ना, वो समझ लो कि डायमंड ही है। मुझे इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं आती, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा ट्राई किया है। ओके, और एक बात और बोल दूँ कि आप कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि आप रोड से जा रहे हो, ये रोड है, ठीक है, और आपको आप यहाँ से जा रहे हो बस में या कुछ या कोई और व्हीकल लेके, तो आपको यहाँ पर समर सीजन में स्पेशली नून टाइम पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई मतलब कि पानी है, ऐसा लगता है। तो ये क्यों लगता है? उसका जो रीज़न है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। आपके घर में अगर इंटरनेट है तो वो जो इंटरनेट का केबल नहीं होता, उसमें केबल में एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें ये प्रोसेस होती है। कौन सी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो फिर और देर ना लगाते हुए इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं वो कृपया ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके साथ ही अपनी बुक और पेन निकाल ले। ठीक है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो यूज़ हो रहा है, जो जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता कि जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पर लिख भी पाऊँ। ठीक है, तो कई कई बार ऐसा होता है कि मैं लिख नहीं पाता। पिछले वीडियो में मैंने देखा, तो एक बे बात बोल दूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पर लिखता नहीं, तो साथ साथ में आप लिखते जाइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, एक शुरू से ही शुरू करते हैं कि जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था ना, ये स्पेशल केस ऑफ द रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर मैं लिख दूँ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस। ठीक है, सोचो कि ये मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वीडियो है मैंने पहले डाल रखा है, तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया आगे के सभी वीडियो देख ले, ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। सोचो कि ये N1 लेस देन N2 है, N1 N2 से कम है। ठीक है, ये तो फिर ये क्या हो गया? रेरर मीडियम हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम। जब कोई रे, देखो ऐसे इंक्लाइंडली, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो सीधा जाने की बजाय इधर मुड़ जाती है। ठीक है, अब जब हम एंगल बढ़ाएंगे, एंगल मतलब कि सोचो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। ठीक है, ये कहाँ से जा रही है? रेयरर से डेंसर। अच्छी तरीके से देखना, देखो एंगल बढ़ाया तो क्या होगा? इसका एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है, और एंगल बढ़ाया तो इसका एंगल भी बढ़ेगा। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना एंगल बढ़ा सकते हैं? यहाँ तक एंगल बढ़ाया तो क्या होगा? ये इसको पार ही नहीं कर पाएगी, ऐसे सीधा चली जाएगी। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसकी बजाय कुछ दूसरा सोचते हैं। क्या दूसरा सोचते हैं? देखो,
सोचो, फिर से मैंने वही कर दिया। ये है डेंसर और ये है रेरर, ठीक है। लेकिन इस बार चेंज क्या है कि रेरर से डेंसर में नहीं जा रही है, डेंसर से रेरर में जा रही है। तो क्या होगा, देखो लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है तो वो थोड़ा इधर खिसक जाएगी। देखो ये एंगल θ1 है, तो ये एंगल तो बहुत बड़ा है। ऐसा ही होता है जब डेंसर से रेरर में जाती है, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो ये भी एंगल तो बढ़ाएगी ही, तो एंगल बढ़ाने की वजह से ये पैरेलल हो गई, देखो। ऐसा होता है। और अगर मैंने एंगल और बढ़ाया तो क्या होगा, और एंगल बढ़ाया तो क्या होगा। अब इसके पास एंगल बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, वो इस मीडियम में नहीं जाएगी, इसकी बजाय वो इधर चली जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ गई। यही तो जो प्रोसेस में डिस्कस करने वाला हूँ वही है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थी यहाँ पर, उसको जाने को चांस मिला था रेरर में, लेकिन वो रेरर में नहीं गई बल्कि उसी मीडियम में वापस चली गई। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करनी होनी चाहिए, डेंसर से रेरर को, ठीक है। तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। क्या है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium under some special condition। ये जो स्पेशल कंडीशन है, वो जो मैंने ये बात की ना, वो हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। then it gets reflected in, ये रिफ्लेक्टेड लिखा है, in same medium, it gets reflected in the same medium, okay। this process is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ये है, राइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। हमने देखा कि रेरर से डेंसर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। डेंसर से रेरर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो लाइट ट्रैवल कैसे करनी चाहिए, डेंसर से रेरर, और सम स्पेशल कंडीशन के अंडर ही ट्रैवल करनी चाहिए, अदरवाइज वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज तो रिफ्रैक्शन होगा। हर बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशंस क्या है, नाउ लेट्स डिस्कस दैट स्पेशल कंडीशन, ठीक है। सोचो कि ये है इंटरफेस। क्या है, इंटरफेस, okay, which separates the media, and let us consider one source of a light, source of light। चलो इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि n1 n2 से बड़ी है, n1 ग्रेटर देन n2, ठीक है। अगर ये सीधा जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सोचो कितना, पॉज करके सोचो, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 स्नेल्स लॉ के तहत। फिर सोचो कि ऐसे गई तो वो कैसे चली जाएगी, थोड़ी ऐसे। फिर देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा आया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा, यहाँ सीधी पैरेलल हो गई, ओके। और यहाँ पर वो और नहीं जा सकती और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेस हुई ये वाली, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इसी मीडियम में लाइट थी और इसी मीडियम में है, बाहर नहीं गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इस पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है P, जहां पर रे कैसी हो गई? ऐसी। इसको बोलेंगे, इसका नाम है क्रिटिकल रे। क्रिटिकल रे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90। और ये जो है एंगल, इसको बोला जाएगा सी। सी स्पेशल एंगल है। ठीक है, सी का नाम है, सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्या है ये? क्रिटिकल एंगल। देखो, क्रिटिकल का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल से सब कुछ चेंज हो जाता है, जो उसके पहले था और जो उसके बाद में। 11th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, जिसके पहले क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर से पहले फ्लो कैसा होता है? स्टेडी होता है, लेकिन क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर के बाद वो कैसा हो जाता है? अनस्टेडी। इसी तरह देखो, इस एंगल से पहले जो एंगल थे, ये सब एंगल, ठीक है, इससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। लेकिन इस एंगल के बाद देखो, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है समझने के लिए, लेकिन यहाँ सभी जगह पर इस एंगल से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल के बाद ये चेंज हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट रिफ्रैक्ट होना बंद हो जाती है और रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। देखो एग्जैक्टली अगर आप देखें, बहुत ही डिटेल में अगर हम देखें, तो क्या होता है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट तो होती ही है, थोड़ी सी, लेकिन हमें वो रिफ्लेक्शन इतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें वो रिफ्लेक्शन मतलब कि होता कैसा है? वो कैसे पता चलेगा? तो आप पानी में देखो, पानी में जब अगर आप देखते हो तो आपको अपना चेहरा भी नज़र आता है। ध्यान से सोचना, अपना चेहरा भी नज़र आता है और बॉटम भी नज़र आता है। तो अपना चेहरा कैसे नज़र आएगा? देखो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अपना चेहरा नजर आए? थोड़ा थोड़ा ही नजर आता है, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन। और हमें बॉटम भी नजर आता है, तो वो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट किसी इंटरफेस के साथ कुछ करती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा और रिफ्लेक्शन ज़्यादा, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? पूरा रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और रिफ्लेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसका नाम दिया गया है बच्चों टोटल। क्यों? क्योंकि अब बाहर कोई नहीं जाएगा, सब कुछ अंदर। ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन सी। ओके, तो जो हमने बात की थी ना कि वो स्पेशल कंडीशन, अंडर सम स्पेशल कंडीशन, तो ये है स्पेशल कंडीशन। ऐसा ही सोचो कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, उस टाइम पर आप बोल सकते हो। और एक दूसरी बात, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। लाइट डेंसर से रेरर ट्रैवल करनी चाहिए, ये एक कंडीशन है। और ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ, एक बात मैं और भी आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कोई पूछे कि क्रिटिकल एंगल भैया कौन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है या इंसिडेंस है, तो सबसे पहली बात ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो, तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा एंगल जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ क्रिटिकल एंगल की।
तो आप लोग भी लिखना शुरू करो मेरे साथ। क्रिटिकल एंगल, मैं साथ में बोलता भी जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग पहले से ही बहुत अच्छी है, आप लोगों ने देखा। क्रिटिकल एंगल, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree, और रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे become parallel to interface। रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो जाती है, पैरेलल टू इंटरफेस। आप लोग यहाँ देखो, इंटरफेस को पैरेलल हो गई, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेस आपको ऐसा लगेगा जैसे शाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, शाइन, ठीक है। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। इस पॉइंट का नाम है P। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। तो चलो क्रिटिकल एंगल सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो पॉइंट P था ना, वहाँ पर ही हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही क्रिटिकल एंगल था, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये है C, ये है 90, ये है N1 और ये है N2, ठीक है। इतना कर लिया। अभी N1 बड़ा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हर बार ये थोड़ा हिल जाता है कैमरा। ओके, ठीक है। ये N1 है, ये N2 है, ये 90 है, ये C है और ये पॉइंट P है। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या स्नेल्स लॉ है, N1 sin θ1 इज इक्वल्स टू N2 sin θ2। N1 sin C, देखो ये θ1 क्या है, C है, ठीक है। N2 sin 90, देखो ये 90 है, sin 91 होता है। तो N1 sin C इज इक्वल टू क्या हो गया, N2 इंटू 1, तो क्या हो गया, sin C इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। देखो आपको याद रहे, हर बार N2 अपॉन N1 ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको इजी कर देता हूँ। N रेरर अपॉन N डेंसर हो जाएगा, N रेरर अपॉन N डेंसर। N रेरर अपॉन N डेंसर क्यों, देखो ये N2 अपॉन N1 है, N2 अपॉन N1, तो N2 तो छोटा था किससे, N1 से, हमने पहले ही डिस्कस किया, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाके भी देख सकते हो। तो N2 छोटा है, इसीलिए इसको बोलेंगे N रेरर अपॉन N डेंसर, ठीक है। इफ रेरर मीडियम इज एयर, रेरर मीडियम अगर एयर है तो क्या होगा, तो NR इज इक्वल्स टू 1 होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगी, ओके। इफ denser medium is arbitrary, तो इसका मतलब N डेंसर क्या हो जाएगा, N। हमें पता नहीं है कौन सा मीडियम डेंसर है, इसीलिए हमने उसको क्या ले लिया, N। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, sin C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N, ठीक है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं N इंटू साइन C इज इक्वल्स टू 1, ओके। N बड़ा है तो C छोटा होगा, और N छोटा है तो C बड़ा होगा। देखो ध्यान से, हाँ
एन अगर बड़ा है, एन अगर बड़ा है तो क्या इंप्लाई करेगा, सी छोटा होगा। ओके, और एक दूसरी बात क्या कि एन अगर छोटा है तो सी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 1, एक दूसरे से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। जिस भी चीज़ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, और जिस चीज़ की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू छोटी है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत ही सोचने वाली बात है। ठीक है, देखो हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक के एंगल है। ठीक है, कैसे कि भैया यहाँ से शुरू करें तो ये 0, फिर ऐसे 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 इंक्रीज करते चले गए तो कहाँ तक आएंगे, 90 तक, 90 तक की वैल्यू है। ठीक है, और सोचो कि क्रिटिकल एंगल है 30, क्रिटिकल एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो फिर हमारे पास एक थोड़ी सी रेंज हो गई, 0 से 30 और 30 से 90, यहाँ से 30 डिग्री तक की रेंज और 30 से 90। देखो 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो ये सब एंगल क्या हो गए, क्रिटिकल एंगल से छोटे, और ये क्या हो गए, क्रिटिकल एंगल से बड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से छोटे हुए, मतलब कि यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेके 90 तक यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, यहाँ TIR नहीं होगा। सोचो कि अगर सी की, तो देखो पहले इसका देख लेते हैं कि इसकी रेंज कितनी है, 30 और इसकी 60, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, TIR की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सी कितना है, 30। अगर सी 60 होता, 60 नहीं, चलो 70 ले लेते हैं, अगर सी 70 होता तो ये 0 से लेके 70 और 70 से लेके 90, यहाँ पर क्या होता, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितने एंगल्स में है, 20 डिग्री जितने एंगल्स में है, और रिफ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी कितने एंगल्स में है, 70 डिग्री जितने एंगल्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर TIR कम होगा, यहाँ पर TIR क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर TIR ज़्यादा। तो हमें पता क्या चला कि TIR ज़्यादा कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल कम होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। देखो ये 30 है, ये 70। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर TIR ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल कम है तो TIR हो गया ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 70 है तो देखो 20 डिग्री में ही, इतनी डिग्री में ही TIR पॉसिबल है, तो TIR हो गया कम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम हो गई है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर कम है तो TIR की वैल्यू ज़्यादा, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वैल्यू कम। वैल्यू मतलब कि मैं ऐसा बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा। देखो यहाँ पर फिर से चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है कम। ये डाउन जो मैंने एरो ड्रॉ किया है उसका मतलब है कि कम रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने, पिछले मतलब कि जो रिफ्रैक्शन वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने बोला था कि किस चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है। एक बात मैं कहना यहाँ पे भूल गया कि हर बार एन एयर है ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, साइन सी इज इक्वल्स टू 1/NdR, ऐसा होगा NdR। क्यों? क्योंकि एन एरर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं,
साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n डेंसर अपॉन n रेयर। तो n डेंसर अपॉन n रेयर का मतलब क्या हो गया, NDR हो गया। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी वैल्यू सी की कम होगी, ठीक है। तो इसी पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड या किसी और चीज़ का भी ले लो, सब इस पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कैसे मतलब कि कहाँ ऑब्जर्व होता है, वो जो डायमंड वाला मिराज वाला जो हमने डिस्कस किया था उसका डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अब यूजर्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ TIR, कहाँ कहाँ पर उसका यूज होता है या तो ऑब्जर्व होता है। तो पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हीरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो स्पार्कल करता है, शाइन करता है। स्पार्कलिंग का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है। डायमंड कटर क्यों, मतलब कि अच्छा डायमंड कटर किसे बोला जाएगा, जो अच्छी तरीके से हीरे को तराशेगा, ठीक है। तराशना मतलब कैसे तराशेगा, तो देखो अभी डिस्कस करेंगे। देखो डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो है मेरे हिसाब से 2.42, ठीक है। इससे आगे पीछे अगर हो तो माफ़ करना, ठीक है। अगर ये n.2.42 ले लिया और बाहर का मीडियम एन रेयर वो ले लिया एयर, हर बार हम डायमंड को एयर में ही देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको पानी में डाला फिर हम भी पानी में चले गए और फिर उसको देखा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जोक सपाट। साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, 1/2.42। तो 1/2.42 क्या होगा, तो 1/2.42 की वैल्यू होती है 0.4132, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रखा है, करके नहीं रखा है, अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये हो गया साइन सी। तो सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया साइन इनवर्स 0.4132। तो साइन इनवर्स 0.4132 कितना होगा, साइन इनवर्स 4132 ये होता है 24.4 डिग्री। देखो इसको नियरली आप बोल सकते हो 24 डिग्री। अगर यार अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो 24 डिग्री 24 मिनट है, ठीक है। इस पॉइंट को मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो अगर देखो हम रेंज देखें तो रेंज में क्या है, 0 से लेके 24 डिग्री और 24 डिग्री से लेके 90 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। डायमंड को ऐसे कट किया जाएगा, देखो मैं डायमंड की थोड़ी सी मुझे जैसी याद है ऐसी कुछ होती है, ठीक है। जैसे डायमंड कुछ होता है तो उसको ऐसे कट किया जाएगा ताकि जब लाइट उसमें जाए और उससे जब बाहर निकलना चाहे तब हर बार जब भी बाहर निकलना चाहे, ठीक है, मोस्टली उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो डायमंड के साथ है वो हो थीटा ग्रेटर देन 24 डिग्री। क्या हो, थीटा ग्रेटर देन 24 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। ऐसे उसको कट किया जाएगा, इसीलिए तो वो कट करने की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ऐसे कट किया जाएगा कि उसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मोस्टली क्या हो, 24 डिग्री से ज़्यादा, तो लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी बल्कि अंदर ही अंदर घूमती रहेगी ऐसे टा 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 टा। और लकीली अगर उसे 24 डिग्री से कम एंगल पे वो अगर इंसिडेंस हो गई तो वो बाहर निकल जाएगी और आपकी आंखों में आ गिरेगी। तो क्या होगा कि आपको दिखेगा कि हाँ भाई कोई ये उस जगह से लाइट आ रही है जो बहुत ही शाइन कर रही है। शाइन क्यों कर रही है, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए डायमंड ने लाइट को अपने अंदर स्टोर कर लिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया, इसीलिए हमें ऐसा दिखता है कि ये क्या कर रहा है,
शाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायमंड क्यों शाइन करता है, उसके पीछे का राज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके। देखो एक यूज ऐसा भी है, ग्लास प्रिज्म की बात करूं मैं, ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी समझा दूंगा, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत अभी लंबा जा रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। ग्लास प्रिज्म, हाँ, तो बोर होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी स्टडी करनी, तो आप पॉज करके थोड़ा रिलैक्स करके आप आ सकते हो। ठीक है, हाँ। ग्लास प्रिज्म में क्या है, ग्लास प्रिज्म की देखो एक ग्लास प्रिज्म ले लिया मैंने, एक स्पेशल ग्लास प्रिज्म लगे कि ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री, आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म ले लिया। ग्लास प्रिज्म की जो स्पेशल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है वही हम लेंगे, तो उससे साइन सी इज इक्वल्स टू 1/1.5 हो गया, तो सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.5 हो गया, तो 1/1.5 मतलब 2/3, तो 0.666 हो गया। तो ये नियरली अबाउट 41 डिग्री 48 मिनट होता है। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। नियरली हम क्या बोलेंगे, 42 डिग्री, किसकी वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की। अब आप इस यहाँ पे आ जाओ, लाइट इधर आई, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। फिर यहाँ पर कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, 45। ये अभी डेंसर से एरर जाने के मूड में है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो वो इधर नहीं जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गिरी, यहाँ गिरी तो यहाँ भी वही हाल होगा। ये कितना होगा, 45। देखो आप मैथ्स अगर लगाओगे, ये 90, ये 45, तो ये 45 होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 45। इसी तरह यहाँ पर भी आप मैथ्स लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको 45 एंगल ऑफ। देखो रिफ्लेक्शन होने के बाद में एक चीज़ कहना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिफ्रैक्शन के लॉ यूज़ नहीं करेगी, रिफ्रैक्शन के वो अब लॉ यूज़ करेगी रिफ्लेक्शन, एल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर करेगी तो वो ऐसे चली जाएगी, ये हो गया 45 डिग्री, तो जैसी आई थी वैसी गई। ठीक है, तो ये लाइट का पाथ अगर चेंज करना हो तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। एक देखो ऐसा ही अगर मैं एक प्रिज्म ले लूं, ठीक है, और ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और मैं आपको बोल दूं कि इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या है, 1.5। लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, सीधी चली आएगी, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45, तो फिर से वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, देखो, तो लाइट 90 डिग्री पाथ चेंज हो गया ना। यहाँ पर लाइट की एनर्जी जितनी होती है उससे थोड़ी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी। सोचो कि कुछ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी है x%, ठीक है, यहाँ पर अगर 100% एनर्जी है या 100 जूल एनर्जी है, तो यहाँ पर 100 जूल नहीं होगी, यहाँ पर 100 जूल से कम एनर्जी होगी। देखो यूवी रेज जो होती है वो भी ऐसे रूल्स सब फॉलो करती है। ठीक है, तो यूवी रेज जब अगर बहुत हाई एनर्जी वाली यूवी रेज हमारे ऊपर आ गिरती है तो वो कैंसर कर सकती है, लेकिन वही यूवी रेज को ऐसे प्रिज्म में डाल के हमारे ऊपर इंसिडेंट करे तो जो वो कैंसरस सेल है उसको जला देती है। मतलब कि यूवी रेज का यूज़ कहाँ पे होता है, यूवी रेज कैन कॉज द कैंसर एज वेल एज कैन क्योर द कैंसर, वो कैंसर कर भी सकती है और कैंसर को मिटा भी सकती है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये बहुत बड़ा यूज़ हम बोल सकते हैं, ह्यूमन को अच्छा करने में, कैंसर से उसको मुक्त करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक वो जो मैंने मिराज वाला बोला था, वो क्या बोला था कि समर सीजन में, यहाँ पर मैं हेडिंग लगा दूँ, मिराज, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ और भी मत सोचो। ठीक है,
ये है ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड। और ग्राउंड हॉट है, समर सीजन चल रही है भाई, ऐसे जला देना। ये है ट्री, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही ट्री ले लिया। और ये रोड है, ग्राउंड भी बोल सकते हो, रोड भी बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर एयर जो है वो हॉट होगी और यहाँ पर होगी कूल एयर, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये मीडियम होगा रेयर। क्यों? क्योंकि हॉट है इसलिए डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो रेयरर, और ये मीडियम होगा डेंसर। तो जो लाइट यहाँ से आ रही है, ओके, और एक बंदा कहाँ पर है, सोचो कि एक बंदा यहाँ से आ रहा है, ये क्या किया, वो तो बंदा उधर जाएगा। सोचो कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये जो लाइट आई कंटिन्यूअसली वो डेंसर मीडियम में से रेरर की ओर जाएगी, डेंसर से रेरर की ओर, तो वो उसका पाथ कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा और एक टाइम पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगी, और जिसकी वजह से वो ऐसे उसका पाथ चेंज हो जाएगा। डेंसर से रेरर, देखो ये डेंसर, ये रेरर, उससे रेरर ये, उससे रेरर ये, उससे रेरर ये। देखो थोड़ा जूम करके मैं आपको बोल दूँ, देखो ये लाइट ऐसे आ रही है, ये थोड़ा सा और उसका पाथ चेंज हो गया, और ठीक है, डेंसर से अगर रेरर जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ता है ना, इसीलिए तो ऐसे ऐसे करके यहाँ चली गई। लेकिन हमें तो सीधा दिखता है, तो हमें ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है, तो हमें कुछ शेडो जैसा दिखेगा। और बचपन से हमारा माइंड ऐसा ट्रेन किया हुआ होता है कि जहाँ कहीं भी हमें ऐसा कुछ शेडो दिखे तो हम मान लेंगे कि यहाँ क्या है, पानी है। हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जैसे ही हम पास आएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हम यहाँ पर आ जाएंगे जब, तो हमें ऐसा लगेगा कि भैया पानी नहीं था, वो तो झूठ था। झूठ का नाम होता है मिराज, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर। वो डिटेल में आपको इंजीनियरिंग में आएगा, लेकिन अभी 12th के लिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ। देखो ये है कोर और ये है क्लेडिंग। ये क्या है, कोर, और ये है क्लेडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है इससे। अगर लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये तो एयर है, तो एयर से कोर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर जाएगी, और यहाँ पर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो अभी ये जब कोर से क्लेडिंग में जाएगी तब वो कैसे जाएगी, तब वो डेंसर से रेरर में जाएगी, ठीक है। तब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो वो लाइट क्लेडिंग में नहीं जा पाएगी बल्कि इधर आएगी, जिसकी वजह से मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और फिर वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी, तो ऐसे 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 चली जाएगी। हमने किसी इंफॉर्मेशन को किसी टेक्नोलॉजी से, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलईडी से हमने उस इंफॉर्मेशन को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो लाइट ऐसे 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 जा रही है। और आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो मतलब कि वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर सोचो कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पर एलईडी और यहाँ पर फोटो डायोड लगा दिया, ठीक है। एलईडी इंफॉर्मेशन को लाइट में कन्वर्ट करेगा, और फोटो डायोड वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो लाइट की इंफॉर्मेशन है उसको वही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ ट्रैवल कर पाएगी। तो वो किसकी वजह से ट्रैवल कर पाई, ये जो ऑपरेशन हुआ इसकी वजह से। ये ऑपरेशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले जब 2G था तब स्पीड बहुत कम थी, लेकिन 3G आ जाने के बाद, या ये टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद, 3G में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, तो इंफॉर्मेशन जो आने की स्पीड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट ही हो, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बीच में बहुत ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे कम होती जाएगी। तो लाइट ऐसे जो जा रही है उसको ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे चली जाएगी,
तो इसमें एनर्जी सेविंग भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिस्कशन किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसको ध्यान से 1 या 2 बार देखें, इसको लिख कर पढ़े और आगे ऐसे वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय स्वामीनारायण, नमस्कार।